नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज की बहस उस पीढ़ी पर है जो सिर्फ देश का भविष्य नहीं है बल्कि आज की राजनीति की दिशा भी तय करने की ताकत रखती है। नाम है जेन जी। जी हां, और उसके बाद आने वाली जेन अल्फा, मोबाइल पर पैदा हुई पीढ़ी, सोशल मीडिया पर सवाल पूछने वाली पीढ़ी और किसी राजनीतिक दावे को आंखें बंद करके स्वीकार करने के बजाय तुरंत सवाल करने वाली पीढ़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेन जी की। जी हां, और अब इसी युवा पीढ़ी तक पहुंच बनाने के लिए मोदी सरकार एक बड़े यूनिवर्सिटी आउटरीच प्लान पर काम कर रही है। जी हां, मोदी सरकार काम कर रही है क्योंकि सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र के मंत्री अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। यानी सरकार और युवा मतदाताओं के बीच सीधा संपर्क बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, दर्शकों, क्या यह सिर्फ संवाद का कार्यक्रम है या फिर दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने जेन जी की नाराजगी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है? क्योंकि आज का युवा सिर्फ भाषण सुनना नहीं चाहता, वो सवाल पूछना चाहता है। वो जानना चाहता है नौकरी कहां है, इंटर्नशिप और रोजगार के मौके कितने हैं, पेपर लीक और भर्ती की समस्या कब खत्म होगी। ये पूछता है आज का युवा। शिक्षा महंगी क्यों हो रही है, डिजिटल इंडिया में युवाओं की वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है, और सबसे बड़ा सवाल देशवासियों, सरकार की नीतियों में युवाओं की आवाज कितनी सुनी जा रही है। यही वजह है कि आज जेन जी सिर्फ एक उम्र का समूह नहीं है, एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक फैक्टर बन चुका है। और सरकार भी शायद इस बदलते राजनीतिक मिजाज को समझ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों को विश्वविद्यालय तक पहुंचने और युवाओं के साथ सीधा संवाद करने की योजना बनाई जा रही है। यानी अब संवाद सिर्फ दिल्ली के बड़े राजनीतिक मंचों से नहीं है, कैंपस तक पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष के लिए भी यहां सवाल खड़ा होता है, अगर सरकार विश्वविद्यालयों में जाकर युवाओं से बात करेगी तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या विपक्ष भी कैंपस में जाकर युवाओं के सवालों का जवाब देगा, या फिर जेन जी को लेकर भी राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट और बयानबाजी तक सीमित रहेगी? क्योंकि युवा अब सिर्फ रैली की भीड़ नहीं है, युवा खुद कंटेंट बनाता है, खुद सवाल करना है, खुद वीडियो रिकॉर्ड करता है, खुद अपनी राय बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, यह घटना को कुछ ही मिनटों में पूरे देश तक पहुंचा सकता है। यह है आज का युवा। जी हां, देशवासियों, आपको याद होगा जंतर मंतर का वो काम, जंतर मंतर पर जो हुआ था वो पूरे देश में फैल गया। इसलिए सरकार के लिए जेन जी तक पहुंच बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि यह संवाद एक तरफा ना हो। मंत्री विश्वविद्यालय में जाए लेकिन वहां सिर्फ सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय अगर युवा सरकार से सवाल पूछे तो क्या उसे पूरा जवाब मिलेगा? अगर कोई छात्र रोजगार पर सवाल करे तो क्या उसे राजनीतिक जवाब मिलेगा या नीतिगत? अगर कोई छात्र शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? देशवासियों, और अगर किसी छात्र को सरकार की नीति से असहमति है तो क्या उसकी असहमति को लोकतंत्र का हिस्सा माना जाएगा? यही असली परीक्षा है। और इस पूरे अभियान में एक और चीज बेहद दिलचस्प है, केंद्रीय मंत्रियों की डिजिटल पहुंच की रैंकिंग। क्योंकि जेन जी तक पहुंचने के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय का मंच काफी नहीं है, डिजिटल मंच भी उतना ही बड़ा मैदान है। जी हां, आज युवा नेता को टीवी पर देखने से ज्यादा उसका सोशल मीडिया कंटेंट देखता है। कौन मंत्री कितनी तेजी से युवाओं तक पहुंचता है, कौन अपनी बात सरल भाषा में रखता है, कौन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, कौन युवाओं के सवालों का जवाब देता है, इन सबका असर आने वाले समय में दिखाई दे सकता है देशवासियों। और इसलिए आज की बहस सिर्फ मोदी सरकार के इस आउटरीच प्लान पर नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल है, क्या भारतीय राजनीति जेन जी के हिसाब से बदल रही है? क्या नेताओं को अब युवाओं से सिर्फ वोट के समय नहीं, पूरे 5 साल संवाद करना पड़ेगा? पूरे 5 साल।
क्या यूनिवर्सिटी कैंपस आने वाले समय की नई राजनीतिक प्रयोगशाला बनने वाले हैं? क्या सोशल मीडिया की डिजिटल पहुंच अब राजनीतिक प्रभाव का नया पैमाना बन चुकी है? और क्या सरकार का यह अभियान युवाओं का भरोसा जीत पाएगा, या फिर युवा साफ कहेगा, युवा, हमारे देश का युवा, वो साफ कहेगा हमें संवाद नहीं समाधान चाहिए? क्योंकि युवा को सिर्फ यह नहीं जानना कि सरकार ने क्या किया, युवा यह भी जानना चाहता है कि उसके भविष्य के लिए अगला कदम क्या है। रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, एआई, स्किलिंग, डिजिटल इकोनॉमी, ये वो मुद्दे हैं जिन पर जेन ज़ी सीधे सवाल करती है। और अगर सरकार सच में इस पीढ़ी से जुड़ना चाहती है तो उसे इन सवालों के बीच जाना होगा, सिर्फ मंच पर नहीं, युवा के बीच। तो आज एचएनएन न्यूज की बड़ी बहस का सीधा सवाल, क्या मोदी सरकार की यूनिवर्सिटी पहुंच की रणनीति युवाओं का भरोसा जीतेगी? क्या केंद्रीय मंत्री कैंपस में जाकर युवा सवालों का सामना करेंगे? और क्या डिजिटल पहुंच अब राजनीति का नया हथियार बनेगी? विपक्ष के सामने सवाल, अगर युवा सरकार से सवाल कर रहा है तो क्या विपक्ष उसके सवालों का अपना विजन दे पाएगा? आज की बहस में इन्हीं सवालों पर होगी सीधी और बेबाक चर्चा, क्योंकि युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं है, युवा आज का सबसे बड़ा सवाल है। और अब देखना यह है कि सत्ता उस सवाल का जवाब देती है या सिर्फ संवाद का मंच तैयार करती है। अब ये कैबिनेट की बैठक तो हो गई, अब आने वाले समय पे पता चलेगा कि कितनी, जिस तरीके से सरकार का ये फैसला है वो कितने खरे उतरे। तो जेन ज़ी बोलेगी और अब राजनीति सुनेगी, क्योंकि जिस तरीके से जेन ज़ी से संवाद या सियासी डैमेज कंट्रोल, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब ये जेन ज़ी से सवाल करने की बात, जवाब लेने की बात आ रही है, सवाल जवाब होंगे, आने वाले समय पे चर्चा भी होगी। विश्वविद्यालयों में जाकर इनके नेता और सांसद सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत का ये दौर शुरू होने वाला है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। रुपेंद्र कुमार दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सीधा सवाल मैं दुबे जी के पास जाऊंगा। पहले दुबे जी से मेरा सवाल है, क्योंकि सरकार भाजपा की है और सरकार यूनिवर्सिटी पहुंचेगी, मंत्री युवाओं से सीधे संवाद करेंगे, लेकिन क्या सरकार युवाओं के सवाल सुनने जा रही है या उन्हें समझाने जा रही है? क्योंकि जेन ज़ी भाषण नहीं, रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य पर जवाब चाहती है। क्या सरकार हर कठिन सवाल का जवाब देने को तैयार है? दुबे जी। दुबे जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है शायद, आपकी आवाज मेरे को पहुंच नहीं पा रही है। अब आ रही है आलोक जी मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। मैं जो है अनम्यूट पे था, मैंने वो कर लिया है, अनम्यूट कर लिया है जी। देखिए है क्या कि अब आने वाले टाइम पे भारत में जो जनरेशन है वो जेन ज़ी का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो हमारे नए बच्चे हैं वो चाहते क्या है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो अगर भारत सरकार ने ये सोचा हुआ है या सेंट्रल सरकार ने या मोदी सरकार ने ये सोचा हुआ है कि हम बच्चों से 1 to 1 बात करेंगे, क्योंकि अभी होता क्या है कि कभी कभी होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है कि साहब हम रैलियों में जा रहे हैं, मंच ताजा कर रहे हैं, लेकिन वहां से हमें जो है प्रतिक्रिया भी चाहिए कि आखिर हमारी न्यू जनरेशन चाहती क्या है। जब हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में जब जाएंगे, जब वहां पे विचार विमर्श होगा तो उनकी भी समस्याएं निकल के सामने आएगी कि साहब ऐसे नहीं, हमें ऐसे भी चाहिए। इसमें और भारत को ग्रोथ करने में, भारत को आगे ले जाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे ये जो नई जनरेशन है ना, इन्हीं का जो है योगदान रहेगा। अब हम लोगों की जनरेशन तो धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद क्या होगा कि हम लोग बुढ़े हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो नई जनरेशन आती है ना, उनके अंदर नई उपज लेके आती है। आप देख लीजिए, जितना आज के बच्चे जो है मोबाइल में एडवांस हैं, हो सकता है हम आप उतने एडवांस ना हो, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है
वो आप जी। आईटी सेक्टर में ले लीजिए, मोबाइल में लीजिए, किसी भी सेक्टर में लीजिए, वो एडवांस है। तो हमें लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये लाया है या मोदी सरकार लाए हैं देश के लिए, युवाओं के लिए बड़ी अच्छी है, बात है। और हमारे जितने विपक्ष में बैठे हुए हैं ये लोग भी हमारा सहयोग करें और सपोर्ट करें। अगर उनको लगता है कि ठीक है साहब हमें भी करना चाहिए, तो आप जाइए बच्चों के सामने अच्छी नीतियां लाइए। ये नहीं कि मोदी सरकार की बुराई, आप बुराई करने नहीं जाना है साहब। हाँ ठीक है, अगर हमने ऐसे कुछ कमियां की है या फिर करेंगे तो आप बताइए कि नहीं नहीं जी साहब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, उस पर भी अमल किया जाएगा। लेकिन साहब वहां पे जाके ये कह देना कि नहीं नहीं जी साहब ये तो मोदी जी बोल के गए, इनके मंत्री बोल के गए, मिनिस्टर बोल के गए, ये साहब गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। राजनीति करो। हम तो गौर साहब हमारी सरकार और हमेशा कहते हैं कि देश का हो सकता है फ्यूचर में प्रधानमंत्री कोई दूसरा हो, लेकिन गरिमा बनाए रखिए साहब कि हमारे लिए देश कैसे आगे जाएगा, हमारी जनरेशन कैसे जाएगी। एक ही पीढ़ी को, एक ही परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे नहीं आना चाहिए और उसके जो है विचारधारा को हमारी। आपकी आवाज नहीं आ रही है दुबे जी। आदेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी आप बताइए। आदेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। आदेश जी, विपक्ष अक्सर सरकार पर युवाओं से दूरी का आरोप लगाता है। अब अगर मंत्री खुद कैंपस में जाकर छात्रों से संवाद करते हैं तो क्या कांग्रेस इस पहल का स्वागत करेगी या इसे सिर्फ राजनीतिक आउटरीच मानेगी? आपको क्या लगता है? आलोक जी, वास्तविकता तो यह है कि लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है जी। लेकिन 12 सालों में इस खूबसूरती को खत्म कर दिया गया है। और एक नहीं कितने उदाहरण हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान 1 साल तक बैठे रहे। ये को पहली बारी तो किसान दिल्ली में प्रधानमंत्री से गुहार लगाने आए नहीं थे। इनसे पहले भी जब कई प्रधानमंत्री रहे तब भी ये आते थे और अपनी गुहार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लगाते थे। प्रधानमंत्री इन किसानों को बुलाते थे और इनसे बात करके एक फोटो खिंचवाते थे। 2-4 इनकी मांगों को मान लिया करते थे। 2-4 मांगों के लिए समय मांगते थे कि हमारे पास ये दिक्कत है इसलिए हम ये अब कर रहे हैं और बाकी आपकी मांग वाजिब है, कुछ समय के बाद करेंगे। और एक खिंचवाते थे, किसान हंसी खुशी घर चले जाते थे। लेकिन ये कैसी तानाशाह सरकार है कि जिसने 1 साल तक किसानों को मजबूर किया और 750 किसानों की शहादत हुई और उसके बावजूद भी वन वे ट्रैफिक हुआ। एक भी किसान को बुला के प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। कोई कैबिनेट से, जिस तरह से आज आप फोटो दिखा रहे हैं, कोई कैबिनेट का चर्चा ऐसे नहीं हुआ। पर्दे पे आए, एक रील सी बनाई, चैनलों को कहा कि मेरे से कुछ चूक हुई और मैंने 3 कानून वापस ले लिए। लेकिन जो कमिटमेंट उन किसानों से किया, एक भी कमिटमेंट इस सरकार ने पूरा नहीं किया। ये छात्र ने भी आपके सामने इतना बड़ा आंदोलन किया, 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी, एक मांग पूरी की, उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। बाकी दोनों मांगों पे सरकार ने कहीं कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस के पास जेन-ज़ी के लिए अपना ठोस रोड मैप क्या है? आपने भी तो कोई रोड मैप तैयार किया होगा? हाँ, हमारे पास रोड मैप है ना। या सिर्फ सरकार ही जाएगी और उनसे सवाल जवाब करेगी, उनसे बातचीत का दौर, अपना सिलसिला जो रहेगा उनका जारी रहेगा? आपके पास भी कोई रोड मैप है या आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप कोई उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे जेन-ज़ी की? नहीं आलोक जी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा सवाल है सर आपसे, और ये मेरा नैतिक अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। इसलिए आरोप लग रहा है क्योंकि मेरे नेता राहुल गांधी ने कोटा में किस तरह से इन्होंने हमारे साथ उस छात्र गुंज को आप जब भी बैठते हैं कोटा पहुंच जाते हैं लेकिन बात आज जेन-ज़ी की है तो जाहिर सी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है आपके पास अब कोई ठोस रोड मैप आपने तैयार किया है? मैंने तो बताया ना, तो मेरे तो नेता ने बताया 5 रास्ते हैं जी। रास्ते ब्लॉक कर दिए सरकार ने 12 साल की गलत नीतियों से। वो रोड मैप भी तो है। कैसे एजुकेशन सस्ती करेंगे, कैसे पेपर लीकेज होगी, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैसे शेड्यूल के साथ नौकरियां मिलेंगी, यही तो रोड मैप है। हमने उस में भी दिखाया। लेकिन जब हम देहरादून जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे से ग्राउंड भी छीन लिया और वहां पे एक फिल्म स्टार को बुला के उनका शो कराया। मैं फिल्म स्टार का सम्मान करता हूं,
लेकिन छात्रों को उनकी बात समझ में ना आ जाए, छात्रों को राहुल गांधी की बात सुनने को ना मिल जाए, उसके लिए वहां पे साथ में वो कराते हैं, शो कराते हैं फिल्म स्टार का। अब इलाहाबाद हम गए, इलाहाबाद में ग्राउंड में सीवर का पानी भर देते हैं, हमारी परमिशन कैंसिल कर देते हैं, हमें परेशान करते हैं। अब 22 तारीख को हम पूना में कर रहे हैं, तो वहां के कमिश्नर के थ्रू धारा 163 जो नई होगी 144 उसको लगवा देते हैं कि 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। ये छात्रों के हमदर्द नहीं, छात्रों के दुश्मन है। ये छात्रों से संवाद नहीं करना चाहते, छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी प्लान लेकर आ रही है जेनजी को लेकर, वो गुमराह करने के लिए लेकर आ रही है, वो देश को गुमराह कर रही है। पूरे देश को गुमराही तो किया है 12 साल में 5। दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अच्छे नेता हैं दुबे जी, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपकी पार्टी गुमराह कर रही है देश को? अब मैं आलोक जी आपको बताता हूं इन लोगों ने क्या किया था। 22 जून 1975 को जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों के छात्र की संख्या में जेल में डाल दिया गया था, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था ना, तब इनका जेनजी नहीं दिखाई दिया था साहब, जब इस सेंट्रल में बैठे हुए थे। अब आ जाते हैं 1979 में जब आंदोलन घुसपैठियों के खिलाफ किया गया साहब, तब इनको जेनजी दिखाई नहीं दिया गया था। सिख समुदाय ने 1980 में जब सिख समुदाय ने अलगाववाद के खिलाफ आंदोलन किया था, हजारों हजार संख्या में डाल दिया था जेलों में, तब इनको जेनजी दिखाई नहीं दिया था। 1969 में तेलंगाना में जब अलग राज्य बनाने की जो है वहां पे धारणा किया था आंदोलन बच्चों ने, तब इनको दिखाई नहीं दिया था। 1960 के दशक में जब नक्सलवाद के खिलाफ सिद्धार्थ राय जी के जो आंदोलन हुआ था, इनके जो है नेता बैठे हुए सिद्धार्थ राय जी आंदोलन, तब उसको बचाने के लिए हजारों की हजार संख्या में जो है इन लोगों ने जेल में डाल दिया था बच्चों को, तब इनको जेनजी आंदोलन नहीं दिखाया था। ऐसे तो गौर साहब हजारों लिस्ट पड़ी है, कहां कहां दें। आज जो है जब सेंट्रल में कनॉट प्लेस में जब धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पे बच्चों ने किया, शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगा गया। बच्चों को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा का कोई मतलब नहीं था गौर साहब। बच्चे तो ये 2-4 बच्चों ने बोला था, वहां पे एक दुबे द्विवेदी नाम का लड़का, उसने बोला था साहब शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से हमें क्या फायदा हुआ। लेकिन वो डिमांड किसकी थी? ये राजनीतिक दलों की थी गौर साहब। आप ये जेनजी की बात कर रहे हैं कि आदेश जी आता हूं मैं आपके पास, अभी आता हूं। मैं आपको डेट के साथ बता रहा हूं, इस पे आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? चलिए आपकी बात का जवाब ही दे रहे हैं आदेश जी। आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आदेश जी को भी सुन लेते हैं। आदेश जी बताइए। आलोक जी, मैं तो सिर्फ अपने काबिल दोस्त को यही कहना चाहता हूं कि आज राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और वो उस व्यक्ति को सिर्फ 5 साल मिले थे, लेकिन उसकी प्राथमिकता ये थी कि हर जिले के अंदर नवोदय विद्यालय खुलवाए थे, 600 के लगभग। ये उसका सपना था। उसने 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार दिया, उसने पंचायतों को अधिकार दिए, और उस व्यक्ति ने मंच से ये स्वीकारा था कि रुपए से जब 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। तब पंचायतों का सम्मेलन किया और सरपंच प्रधानों को अधिकार दिया कि आपके गांव में लगेगा, वो सरपंच और प्रधान की मौजूदगी में लगेगा। उसको पता होगा कि मेरे गांव के लिए कितना पैसा आया है। एसडीएम डीएम जो है वो उनको बुला के बैठा के बताएंगे ताकि पता चलेगा जो है। तो ये खूबसूरती थी उस व्यक्ति की जो है। तो उस व्यक्ति ने ही ये सपना दिखाया, वो एक कंप्यूटर लेके आया। उसी कंप्यूटर से आज दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार भारत के लोगों को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी लेके आते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए का वीजा मिलता था अमेरिका जाने के लिए एम्प्लॉइज के लिए, आज वो 1 करोड़ रुपए का हो गया है जी। दुबे जी, एक बच्चा जा भी नहीं पाएगा, पढ़ा लिखा भी जो है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से जो है अमेरिका के खिलाफ एक बात नहीं निकलती, इन बच्चों के हक में एक बात नहीं निकलती। इनकी फीस 5-5 गुना महंगी कर दी है, इनकी जेएनयू में सीटें कम कर दी हैं, इनका जो बजट है 4.6% मैक्सिमम बजट हमने दिया एजुकेशन का, वो घटा के 2.4% कर दिया आपने जो है। तो मतलब कि आपकी प्राथमिकता है क्या? आपकी प्राथमिकता है अडानी अंबानी को हम सबका हिस्सा उनको दे देना। ये देश का दुर्भाग्य है, इसीलिए 5 गुना कर्जा बढ़ गया है, इसीलिए देश के तमाम संसाधन उनके पास चले गए हैं। आज देश को जो बचाने की बात करते थे वो बेचने पर लगा दिया है।
पूरा देश सेल पे लग गया। ये बच्चे समझ गए हैं। वही बच्चे मांग रहे हैं पीएम केयर फंड का हिसाब दो, तब कहीं 2024-25 का अभी दिया है जो है, और उसमें भी एक भी पारदर्शिता नहीं है। किन लोगों को 324 करोड़ रुपए दिए थे, किसने वो वापस लौटाए, किस काम के लिए दिए, क्यों इतने बड़े फंड में से मात्र 87 लाख रुपए ही कहीं खर्च होता है और किस पे खर्च होता है वो भी नहीं बताया जाता। तो ये जो सवाल है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, ये महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे इन्होंने धरने के पास जाऊंगा सर। आपकी तानाशाह सरकार इनको कहीं ना कहीं गोलियों से भूनना चाहती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ जगहों पे गोली चलाने के बाद आपको ये सबक आ गया कि इनको गोलियों से नहीं रोंदा जा सकता है। तो अंग्रेजों आदित्य जी मैं आता हूं आपके पास। एक आखिरी सवाल मेरा दुबे जी से है। दुबे जी ये बताइए, अगर किसी यूनिवर्सिटी में छात्र सरकार की आलोचना करें, रोजगार पर सवाल करें या किसी नीति का विरोध करें, तो क्या मंत्री सिर्फ उपलब्धियां गिनाएंगे या असहमत छात्र की बात भी उसी मंच पर सुनी जाएगी? हर जगह राहुल गांधी जाते हैं, छात्रों से ही तो बात करते हैं। दुबे जी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, दुनिया के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये तो संवाद की खूबसूरती है। रुपेंद्र कुमार दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है। वादी लोकतंत्र है। आलोक जी, भरद्वाज जी, अगर हम दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज गूंजेगी, तो उसमें फिर डिबेट का जो है मुद्दा सही नहीं होगा। आप बोले का बड़ा अभाव है क्या? देखिए, जब हमारे मंत्री वहां पे जाएंगे ना, तो संवाद यही होगा कि वन वे नहीं होगा, टू वे होगा कि साहब आप जो हम बता रहे हैं, अगर इसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ करना है, तो उसको भी सुना जाएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था आपको भी पता है आलोक जी, और शायद आपके पिताजी होंगे, तो आप उनसे पूछिएगा कि आप सांसद और मंत्री से डायरेक्ट नहीं मिल सकते थे साहब, आपको किसी ना किसी के थ्रू जाना पड़ता था। आज की डेट में ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कि आप किसी तुझे मंत्री और सांसद से साहब फोन मिलाइए और उनसे परमिशन लीजिए और उनके निवास स्थान, उनके कार्यालय में जाके अपना 1-to-1 बात कर सकते हैं साहब। वो दौर अब नहीं है। जेनजी का मतलब यही है गौर साहब कि आप जब जाएंगे तो अपनी समस्याएं बताइए और अपनी जो समस्याओं का समाधान होगा वो किया जाएगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो जनता दरबार लगाते हैं, वहां पे डेली लगाया जाता है और हजारों की संख्या में उनके वहां आवास पे लोग बाग जाते हैं, वहां पे सुनवाई होती है, वहीं से सारी प्रशासनिक कार्रवाई होती है। अगर करने के काबिल होता है तो ठीक है, अदरवाइज उनको बता दिया जाता है कि साहब ये जो है काम कोर्ट का है, तो आप कोर्ट के थ्रू रोटेट होना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारतीय जनता पार्टी यही करना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे देखिए रुपेंद्र जी, तस्वीर साफ है। रुपेंद्र जी, तस्वीर साफ है। जेनजी अब सिर्फ सुनने वाली पीढ़ी नहीं है, सवाल करने वाली पीढ़ी है और आने वाले वक्त में राजनीति को भी इन सवालों का जवाब देना होगा। इसी अहम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमसे चर्चा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल युवाओं का है, जवाब सियासत को देना है, और क्योंकि जेनजी से संवाद का यह अभियान सिर्फ आज की खबर नहीं है, आने वाली राजनीति की बड़ी तस्वीर भी दिखा सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।